बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट ओवरव्यू देखना है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। हमने थ्रू आउट होल चैप्टर को समराइज़ करते जाना है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी, ठीक है, इन दोनों ने सेम रहना है तो इस तरह की फोर्स क्या कहलाएगी? कांस्टेंट फोर्स। अब हमने वर्क करना है कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड component of force in the direction of the displacement is called work done, ठीक है, by a constant force। अब ये जो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखा हुआ है, अब एफ कॉस थीटा का मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें कि अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि अगर अब ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो पिक में शो की गई है, ये बॉडी क्या कर रही है, ये जो रेल है इसको क्या कर रही है, पुल कर रही है, ठीक है, इसको खींच के लेके जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है और वो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के दरम्यान एफ और डी कंपोनेंट के दरम्यान में कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी और एफ डी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करेगा तो एफ और डी के दरम्यान में कोई ना कोई एंगल बन रहा है जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसे हम वर्क कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या करेंगे? वर्क कहेंगे। और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसे हम वर्क कहते हैं। अब यूनिट क्या बनेगा इसका? जॉल्स बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा, केजी एमएस माइनस 2 बनेगा। जो वर्क होता है वो एफ डी के इक्वल होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर बन गया और न्यूटन मीटर जॉल्स के भी इक्वल होता है। अब फोर्स जो होता है वो केजी एम एस माइनस 2 के इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट एम के इक्वल, तो ये कंबाइन करके क्या बन जाएगा? केजी एम टू एस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन निकालनी है तो केजी की डायमेंशन कैपिटल एम होती है और मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल होती है। मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा और एस की डायमेंशन कैपिटल टी होती है तो टी माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायमेंशन भी निकाल ली है। उसके बाद जाउल्स क्या होता है? किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हो, जब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का कवर हो तो हम कहते हैं वर्क डन विल बी 1 जाउल्स। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90, मतलब 90 से कम का एंगल बन रहा हो तो उस वर्क को हम पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। मीन्स कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos 0 1 होता है, तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। एग्जाम्पल इसकी ये दी हुई है कि अगर कोई बॉडी है उसको डाउनवर्ड थ्रो करें, ठीक है, वो एक डाउनवर्ड मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है और उस पर जो वेट की फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। तो ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या फिर इसे मैक्सिमम वर्क भी आप कह सकते हैं। 0 वर्क कब होगा? जब 90 का एंगल बन रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो जो दोनों के दरमियान एंगल बन रहा होगा वो 90 का बन रहा होगा। इस सूरत में कोई वर्क डन नहीं होगा। इसी फार्मूला के अंदर cos 90 पुट करेंगे, cos 90 0 होता है तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी ये है कि एक बकेट है, ठीक है, उस बकेट को हम इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं और उस पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करी है, तो एंगल थीटा उनके दरमियान में क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। दूसरी एग्जांपल ये है कि हम एक बकेट है उसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, उस पर जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करी है, तभी भी एंगल कितना बनेगा? 90। और इस दोनों सूरतों में कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। नेगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा ग्रेटर देन 90 से बड़ा एंगल आ जाए, ठीक है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर सपोज कर लें कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है तो cos 180 क्या होता है? -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस एफ डी आ जाएगा। मीन्स कि इसकी एग्जांपल सपोज करें, एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ओके, अब यहाँ पे देखें कि अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे पास वर्क डन आएगा विल बी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, या नेगेटिव मैक्सिमम वर्क भी आप इसको कह सकते हैं। नेगेटिव में मैक्सिमम वर्क है।
अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब सपोज कर लें कि एक बॉडी है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्सेज होती हैं हमेशा ग्रेविटी की फोर्सेज के अपोजिट एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे दोनों की तरफ एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो हमारा वर्क डन इस सूरत में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड एग्जांपल ये है, वर्क एक ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड थ्रो करवाएं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, जो ग्रेविटी की फोर्सेज कह लें या वेट की फोर्सेज वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 180। तो इस सूरत में भी, ये दोनों सूरतें में क्या होगा कि जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, ग्राफ के थ्रू हम वर्क डन को कांस्टेंट वर्क डन को हम कैसे शो कर सकते हैं, वो इस तरह से कि हमने एक ये एक रेक्टेंगल से ड्रॉ किया। जब रेक्टेंगल को हम निकालते हैं तो हम इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ पे हमने क्या रखा है, हमने इसकी लेंथ पे फोर्स एफ कॉस थीटा को रख दिया और विड्थ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया है, तो हमारा एफ डी आ जाएगा। ठीक है, जितना भी इस ग्राफ के अंदर एरिया इंक्लूडेड है ये वो वर्क है जो कि हमने कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए किया है। ठीक है, मीन्स के देखें, अब इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, तो वो थ्रू आउट होल पाथ उसने 5 न्यूटन के साथ ही कवर किया है। तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स का कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जितना भी पोर्शन आएगा ये वो वर्क डन है जो कि कांस्टेंट फोर्स के जरिए किया गया। इस वर्क डन को मेजर कैसे करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ पे फोर्स का कंपोनेंट है और विड्थ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस जितना भी ग्राफ के अंदर आ रहा है पोर्शन उसको हम एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये एफ डी क्या है, वो वर्क डन है इस ग्राफ के अंदर जो मौजूद है। ठीक है, तो हम जो कहते हैं कि हमने ये प्लॉट कर दिया, एफ कॉस थीटा को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और डी को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अब यहाँ पे आप बताएं कितना वर्क डन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है और नॉर्मल की फोर्स अपवर्ड एक्ट करिए, दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है और 90 के एंगल पे नो वर्क इज टू बी डन, कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि ये जो मैन है ये इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इसका कवर नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस सिचुएशन में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल फोर्स है क्या। अब क्या होगा कि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों इनमें चेंजिंग आएंगी। अगर इनमें चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब है वो फोर्स कौन सी होगी, वो वेरिएबल फोर्स होगी। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट। अब रॉकेट जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है और जो उस पर ग्रेविटी के फोर्सेस लग रही हैं वो जैसे जैसे ये रॉकेट अर्थ से दूर जाता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम कवर होता जाएगा और जो ग्रेविटी के फोर्सेस हैं उस रॉकेट पे कम होती जाएंगी। ठीक है, तो देखें कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, फोर्स डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स में चेंजिंग आ रही है। उसके साथ एक और एग्जांपल है कि देखें एक स्प्रिंग है, उसको आप खींचें, अगर आप उसको थोड़ा खींचते हैं, स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं तो उसका जो दरमियान लूप्स के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, बट जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फोर्स उसका डायरेक्टली है, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका मतलब है फोर्स भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं, एक ये कि अगर रॉकेट अवे जा रहा है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है बट जो फोर्स है वो कम हो रही है। सेकंड एग्जांपल ये दी हुई है कि स्प्रिंग को अगर आप लोग खींचेंगे, स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे या उसको कंप्रेस करेंगे, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो उसकी फोर्स भी क्या हो जाएगी, लूप्स के दरमियान में वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिस्पोज कर लें, अब ए से बी तक का एक वेरिएबल पाथ है। अब इस वेरिएबल पाथ को कुछ हमने इस तरह से डिवाइड करना है। अब इसको वेरिएबल को वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है इंटरवल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। इंटरवल मेथड में ये होता है हम छोटे छोटे पैच बनाते हैं, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि हम उसको ग्राफ में बताते हैं। ओके, अब इसको देखें, दो मेथड हैं, इंटरवल एंड ग्राफिकली। इंटरवल से हम छोटे छोटे पैच बनाएंगे उस बात के और ग्राफिकली में उसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। पहले देखें कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि मैंने एक पैच ये बना लिया है, ठीक है, इसके डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा D1 और फोर्स को F1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि इस पूरे इंटरवल में जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, मींस कि इस पूरे इंटरवल के अगर 5 न्यूटन है तो वो 5 न्यूटन ही रहनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल मैंने यहाँ तक बना लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा D2 और इसकी फोर्स को F2 से डिनोट कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो फोर्स है वो थ्रू आउट होल पाथ सेम रहनी चाहिए, मीन्स कि अगर इस
में 6 न्यूटन लग रही है तो ये स्टार्ट से लेकर एंड तक 6 न्यूटन ही होनी चाहिए। थर्ड इंटरवल आ रहा है उसमें हो सकता है 7 न्यूटन लग रही हो। हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो सकती है, ठीक है, बट हमने पैचेज इस तरह से बनाने हैं कि एक पैच के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है वो सेम रहनी चाहिए। मीन्स कि अगर 5 न्यूटन है तो इस पॉइंट से स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक वो 5 न्यूटन ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने n इंटरवल तक इस पाथ को a से b तक के पाथ को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो वर्क डन आप लोगों ने निकालना है W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अप टू WN तक हमने ये निकाल लेना है, ठीक है। अब जो पैच 1 का वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा F1 डेल्टा D1 प्लस वर्क 2 आएगा F2 डेल्टा D2, ठीक है, डॉट डेल्टा D2। इस तरह अप टू n तक हमने इसको लिख लेना है। लिखने के बाद अब इसको हम देखते हैं कि देखें कि जो इंटरवल्स हमने डिस्प्लेसमेंट के बनाए हैं वो डेल्टा D1 आ गया, डेल्टा D2 अप टू डेल्टा DN तक बना लिए, और फोर्सेस के कंपोनेंट को भी हमने FN तक डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अब देखें कि वर्क डन जो फर्स्ट का निकला है वो डॉट प्रोडक्ट में ये आएगा। जब उसको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो cos थीटा 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह वर्क डन 2 अप टू n तक हमने वर्क डन निकाल लिया। फिर हमने W टोटल निकाला है, सब में सम अप कर देंगे। सम अप करने के बाद इसको इस तरह के समेशन फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो लास्ट पे इसको पढ़ते कैसे हैं, W इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि 1 से लेकर n नंबर्स इंटरवल हमने बनाए, FI cos थीटा I डेल D I आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका इंटरवल मेथड कंप्लीट हो गया कि हमने इंटरवली कैसे सॉल्व करना है अगर वेरिएबल पाथ आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद अब ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है। ग्राफिकली देखें कि हमने क्या करना है कि हम पहले जो इस तरह का था ना लाइन, ठीक है, हमने सिंपली इसको थोड़ा सा पलट के हमने क्या कर दिया है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, सपोज कर लें। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पलटने के बाद कुछ इस तरह से ले आई हूँ, ठीक है। अब B पार्ट यहाँ पे आ गया, A पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पाथ वही है, बस हमने इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, ठीक है। अब इस तरह से अब मैंने क्या बना लेने, स्क्वेयर्स बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह, ओके। अब जब मैंने ये स्क्वेयर बना लिए हैं तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी कि देखें कि ये अब मैंने इसकी रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल तो पूरी आ रही है। सेकंड रेक्टेंगल में ये जो इतना पोर्शन है ये इस ग्राफ से बाहर जा रहा है, मींस कि ये हमारा जो वर्क डन है ये इस ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरवल्स और छोटे कर देंगे, ठीक है। हमने इंटरवल्स क्या कर देने, और छोटे कर देने। इसके बावजूद अगर फिर भी कुछ पोर्शन जो है वो बाहर जा रहा हुआ तब हम क्या करेंगे, तब उससे भी छोटे इंटरवल्स कर देंगे। मींस के कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने रेक्टेंगल्स बनाई हैं ये इतनी स्मॉल कर दें, इनफाइनाइट ले जाएं, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मॉल कर दें, जितनी ज़्यादा ये इनफाइनाइट स्मॉल कर देंगे ये जो इंटरवल्स हैं उतना ज़्यादा वर्क डन हमारा क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल तो देखें कि एक रेक्टेंगल ये है, दूसरी रेक्टेंगल ये है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एरर के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं या इसमें ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा पैच है उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल के। तो वर्क डन इसका जो होगा वो मोर एक्यूरेट आएगा, ठीक है, मोर एक्यूरेट वर्क डन आएगा जो स्मॉल इंटरवल होगा, और जो कैपिटल इंटरवल होगा मतलब कि बड़ा इंटरवल होगा उसका जो वर्क डन है वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम स्मॉल इंटरवल्स में इस होल पाथ को डिवाइड कर दें, ठीक है। उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि जो एफ कॉस थीटा है उसको वाई एक्सिस पे रखना है और डी को हमने क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है। हमने क्या करना है, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिए कंप्लीट ए से बी पाथ को। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो उसके इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब सम कर लेना है तमाम एरियाज़ का। कैसे, अब देखेंगे, ये सपोज कर लें मेरे पास जो पैच 1 है इसका जो वर्क डन बनेगा W1 वो बनेगा F1, ठीक है, कॉस थीटा 1 डेल्टा D1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह W2 का F2 कॉस थीटा 2 डेल्टा D2 आ जाएगा। इसी तरह अप टू n तक हमने ये बना लेने। बनाने के बाद हम इनको सम अप करेंगे। सम अप करके आपको मैंने अभी इंटरवल मेथड में बताया, इसको समेशन इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उन तमाम वर्क को सम करके, सम करने के बाद फाइनल फॉर्म इस तरह की भी लिख सकते हैं।
अब ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमने इसको जब मोस्ट मतलब कि बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली वो इंटरवल ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होंगे, तो हमने इसके साथ लिमिटिंग वैल्यू, ये इंटरवल का ही फार्मूला है, इस इंटरवल के फार्मूले के साथ लिमिटिंग अगर वैल्यू अप्लाई कर दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया, और ग्राफिकली जो वैल्यू आएगी वो मोर एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू तभी आ सकती है जब लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स हम बनाएं। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने इनफाइनाइट इंटरवल्स बनाए हैं, और इनफाइनाइट इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट है, हर एक रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। ठीक है, जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो हम उस पर एक लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करते हैं, लिमिट, अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो गया, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, बाकी फार्मूला वही है, सिर्फ इसके साथ लिमिटिंग वैल्यू आ गया। ये लिमिटिंग वैल्यू का यही मतलब है कि इनफाइनाइट इंटरवल्स बनाए हैं, और इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर ये कंडीशन हम अचीव करवाएं तो हम मोस्ट एक्यूरेट जो वर्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन में जो एरर के चांसेस है वो बहुत कम आएंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं अगर ये कंडीशन अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले देखें ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। अर्थ के ऊपर जहाँ भी किसी बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो किसी फील्ड की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं, और उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, या फिर यू कैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा हो तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हों तब थीटा इज इक्वल टू यानी कि एंटी पैरेलल की कंडीशन आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, तब फोर्स से जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, एफ और डी दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा हो, 90 का। उसके बाद अब वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड हमने सॉल्व करना है। देखें जो भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है वो, अब हमारे पास यहाँ पे कितने पाथ हैं, 3 पाथ हैं, ए से लेके डी तक, फिर डी से बी तक। एक ये पाथ नंबर 1 हो गया। हमने क्या करना है, हमने पाथ ए से स्टार्ट लेना है और बी पॉइंट पे हमने पहुंचना है। पहुंचने के लिए हमारे पास पहला रास्ता ये है कि हम ए से डी तक जाएं, फिर डी से बी तक जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि ए से सी तक जाएं, सी से डी तक जाएं। ठीक है, तीसरा पाथ ये है कि हम इस वेरिएबल पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट तक पहुँचे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इन तीनों पाथ का आंसर क्या आता है। अगर तो आंसर सेम आया तो इसका मतलब है ये पाथ के इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। कोई भी पाथ फॉलो कर लिया जाए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अब कोई भी वेट अगर मूव कर रहा है ना, वेट की जो फोर्स लग रही होती है वो किसकी इक्वल आती है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पाथ हमने जो लिया है वो ए से लेकर डी, डी से लेकर बी तक का लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखें कि ए से लेके डी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ए से लेके डी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और जो वेट मूव कर रहा है उस पर जो वेट की फोर्स एक्ट करी है वो डाउनवर्ड एक्ट करी है। अब वेट जो वेट की फोर्स है और डी दोनों के दरमियान में एंगल कितना बना है, 90, और 90 के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि नो वर्क इज़ टू बी डन। तो डब्ल्यू ए डी यानी कि ए से लेकर डी तक का पाथ का क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि डब्ल्यू ए डी बी, ए से लेकर डी तक जा रहे हैं, डी से लेकर बी तक जा रहे हैं, तो ये टोटल पाथ आएगा डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी। ठीक है, अब डब्ल्यू ए डी का आंसर क्या आ गया है, 0। क्यों, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है और 90 के एंगल के लिए नो वर्क इज टू बी डन। अब हमने क्या निकालना है, वर्क डन डी बी निकालना है। तो डी बी का आंसर देख लेते हैं कि अब देखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, बट जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अब दोनों के दरमियान में एफ और डी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो जब आप लोग निकालेंगे डब्ल्यू डी बी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो वेट की फोर्स कितनी होती है, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है तो डी की जगह एच आ जाएगा, कॉस 180 -1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एम जी एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देख लें डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल है डब्ल्यू ए से लेकर डी तक, फिर डी से बी तक। ए से लेकर डी तक का आंसर क्या आया, वो 0 आया क्योंकि 90 का एंगल बन रहा था, और डी से लेकर बी तक का आंसर क्या आया, माइनस एम जी एच। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूला के अंदर, जब करेंगे तो हमारा जो ए डी बी का आंसर आया वो माइनस एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने कौन सा पाथ सॉल्व करना है, अब हमने पाथ नंबर 2 सॉल्व करना है। पहले हम ए से सी की तरफ जाएंगे,
तो डिस्प्लेसमेंट अवर डायरेक्शन में कवर हो रहा है, जो वेट की फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो एफ और डी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ का जो पाथ आपने सॉल्व करना है वो ए सी बी है, इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू, ए से लेकर सी तक हमने जाना है, पहले वर्क करना है, फिर सी से लेके बी तक वर्क करना है। तो ए से लेकर सी तक का आंसर क्या आया है, एफ डी कॉस 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस अब एफ डी सी से लेके बी तक को बाद में सॉल्व करते हैं। फोर्स जो वेट की फोर्स लग रही है वो एम जी है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है, इसलिए डी की जगह एच आ जाएगा, कॉस 180 -1 के इक्वल होता है। अब जब सी से लेके बी तक देख लेते हैं क्या आता है। तो जब सी से बी तक जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है और जो इस पे वेट की फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी। तो अब दोनों के दरमियान में फोर्स और डी के दरमियान में एंगल 90 बन रहा है और 90 के एंगल के लिए कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो डब्ल्यू ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक। तो ए से सी तक का जो आंसर आया वो -mgh आया इस पाथ का, और जीरो आंसर इसका है। सी से लेकर बी पाथ का आंसर जीरो है बिकॉज एंगल 90 बन रहा है, 90 एंगल के लिए कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता। इसी इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर ए सी बी का क्या आ जाएगा, -mgh आ जाएगा। अब गौर करें, जो हमारा आंसर आया है ए डी बी का वो भी -mgh आया है, दूसरा आंसर हमारा ए सी बी का वो भी -mgh आया है, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड पाथ रह गया है, इस वेरिएबल पाथ को हमने अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस वेरिएबल पाथ को सॉल्व करने से पहले देखें कि ये ना कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है ना कम्प्लीटली वाई एक्सिस में है। तो इसका जो पाथ बनेगा ए से लेके बी तक, इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वर्क डन इन अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्क डन इन अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख लेते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर ना ये पैचेस से बने हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा गौर करें, ये पैच नंबर 1 2 इस तरह, ये ठीक है। तो देखें, इसको मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये डेल्टा x1 है, ये डेल्टा y1 है, ये डेल्टा x2 है, ये डेल्टा y2 है, ये डेल्टा x3 है और ये डेल्टा y3, इस तरह अप टू n तक हमने बना लेना है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है, जिसे मैंने डेल्टा x1 भी कह दिया। और यहाँ पे जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो डी और एफ के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है और 90 के एंगल के लिए कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता। तो एक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके साथ 90 का एंगल बन रहा है, तो कोई वर्क उनकी वजह से परफॉर्म नहीं होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क डन है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा बिकॉज 90 के एंगल की वजह से सारे का सारा वर्क 0 हो रहा है। अब वर्टिकल जो कंपोनेंट आ रहे थे, ठीक है, इस तरह से अब वर्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अवर डायरेक्शन में, यानी कि डेल्टा y1 अवर डायरेक्शन में कवर हो रहा है और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अब देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया है। अब वर्टिकल कंपोनेंट का वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस अप टू WN आ जाएगा, ठीक है। W1 का देखें, F की जगह mg आ गया है, D की जगह डेल्टा y1 आ गया है और cos 180 आ गया है। इसी तरह y2 का और इसी तरह n नंबर्स तक का। फिर देखें mg सब में कॉमन आ रहा है, उसको बाय निकाल लिया और cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे माइनस भी बाय निकाल लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, इस सारी वैल्यू के अंदर ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। -mg बाहर निकाल लिए, अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn। अब ये जो सारे डेल्टा y का डिस्प्लेसमेंट है ये अलॉन्ग हाइट कवर हो रहा है, तो इन सबको हम किसके को लिख देते हैं, एच के को लिख देते हैं। एच के को लिखेंगे तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट का वर्क डन आया वो -mgh के इक्वल आ गया। अब डब्ल्यू ए बी के पाथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो निकाला है उसको पुट करने के बाद हॉरिजॉन्टल का 0 आ गया, वर्टिकल का -mgh आ गया, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, -mgh आ जाएगा। तो देखें कि जो ए डी बी का आंसर आया था, ए सी बी का आया, ए बी का आया, तमाम का तमाम आंसर -mgh आए। इसका मतलब है ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। उसके बाद अगर जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं वो उनको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, उसको भी मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद वर्क डन, अब क्लोज पाथ को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लोज पाथ को, एक क्लोज पाथ ये बन रहा है, W A से लेके D तक जाएं, फिर D से B तक जाएं, फिर B से दोबारा A तक आएँ, एक क्लोज पाथ ये है। दूसरा क्लोज पाथ बन रहा है A से लेके C तक जाएं, C से B तक जाएं, B से दोबारा A तक आएँ, ठीक है। तो ये क्लोज पाथ बन रहे हैं। तो अब एक मैं सॉल्व करवा देती हूँ, एक आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो W A D B A हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें,
अभी आपने निकाला कि ए से लेकर डी तक का कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा, जो ए डी का वर्क डन है वो इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज दोनों के दरमियान एंगल कितना बना है, 90 बन रहा है। अब यहाँ का जो आंसर आया है डब्ल्यू डी बी का, वो आया था -mgh आया है, ठीक है। अब जब ए से लेकर बी तक का -mgh आया, जब बी से ए तक आएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +mgh आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको कम्प्लीटली पुट करेंगे, देखें ए से लेकर डी तक आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, डी से बी तक का -mgh आ गया है। इसको मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। और उसके बाद बी से लेकर ए तक का हम क्या करेंगे कि अब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डेल्टा y1, और जो वेट की फोर्स है वो भी डाउनवर्ड लग रही होगी, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि इस सारे का आंसर बी से लेकर ए तक का +mgh आ जाएगा। अब ए डी बी ए में डब्ल्यू ए से लेकर डी तक का 0 आ गया, डी से लेकर बी तक -mgh आ गया, बी से लेकर ए तक का +mgh आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अगर टोटल आंसर 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ क्या आया है, 0 आया है। अब ये क्या शो करते हैं, अब ये शो करते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। अगर पाथ के इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। और दूसरी बात, अगर वर्क डन क्लोज पाथ का 0 आ जाए तो उसका मतलब है ऐसी वहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करती हैं जो कि कंजर्वेटिव है। इस तरह की फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है पावर एंड एनर्जी। पावर क्या होती है, जो भी वर्क किया जाता है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। जो भी वर्क किसी यूनिट टाइम में किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। उसके बाद एवरेज पावर क्या होती है, टोटल टाइम में जो टोटल वर्क की रेशियो होती है उसे एवरेज पावर कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, अगर लिमिटिंग वाले, अगर इस वैल्यू पे डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी पे हम लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें, मतलब कि टाइम अप्रोच करवा दें 0 को, इतने इंटरवल स्मॉल कर दें कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। टाइम इंटरवल जो है 0 को अप्रोच कर रहा हो और उस पर हम इस तरह की लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें, तो इस तरह का वर्क जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज पावर कहेंगे, उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे, ठीक है। एवरेज पावर जो टोटल टाइम है और टोटल वर्क है उसकी रेशियो एवरेज पावर कहलाएगी। और अगर इसी वैल्यू पे डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी पे हम लिमिट अप्रोच करा दें और टाइम 0 इंटरवल अप्लाई करवा दें, तो इंटरवल इतने स्मॉल कर दें कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच करें, तो वहाँ पे जो पावर होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। यूनिट डायमेंशन क्या है, जो पावर का यूनिट होता है वो वाट होता है। और इसके अलावा वाट किसके इक्वल होता है, जॉल पर सेकंड के भी इक्वल होता है। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। W का यूनिट जॉल्स होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये जॉल पर सेकंड बनेगा। और जॉल पर सेकंड को ऊपर अगर आप लोग करके लिखें वो इस चीज़ के भी इक्वल आता है। डायमेंशन इसकी mL/T-3 आ जाएगी। और 1 वाट को अगर हमने डिफाइन करना है तो वो हम इस तरह से करेंगे, अगर 1 जॉल का वर्क हो रहा है, ठीक है, कितने 1 सेकंड के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि जो पावर है वो 1 वाट के इक्वल होगी। उसके बाद कमर्शियल सनती पैमाने पे जो यूनिट है वो किलोवाट आर यूज़ किया जाता है। किलोवाट आर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एजेंसी है वो 1 किलोवाट पावर को यूज़ करते हुए 1 घंटे में जो भी वर्क करती है उसे हम क्या कहते हैं, वो 1 किलोवाट आर कहलाता है, ठीक है। कोई भी एजेंसी है वो 1 किलोवाट की जो पावर है उसको यूज़ करते हुए 1 घंटे में जो भी वर्क कर रही है उसको हम 1 किलोवाट आर कहते हैं। 1 किलोवाट, अब 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है, इसको हमने प्रूव करना होता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल्स। तो 1 किलो की जगह 1000 वाट्स आ जाएगा, ठीक है। किलो की जगह 1000 वाट एज इट इज़, और की जगह क्या आ जाएगा 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3650 आ जाएंगे, वाट सेकंड आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली जो 0 है वो 10⁻6 बन जाएगी और डिवाइड वाली 0 3.6 बना देगी। और वाट सेकंड जॉल्स के इक्वल होता है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3.6 मेगा जॉल्स के इक्वल आ जाएगा। अब हमने प्रूव करना है P इज इक्वल टू F.V, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पावर अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करना है, वर्क की जो वर्क किसके इक्वल होता है, इस चीज़ को हमने पुट कर दिया इस की जगह, ठीक है। अब फोर्स को बाहर निकाल लें, अंदर ये वाली वैल्यू बच गई है। अब ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि P इज इक्वल टू F.V के इक्वल आता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, ये कैपेबिलिटी होती है
किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में अगर मोशन हो रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। देखें यहाँ पे v का फैक्टर आ रहा है, तो अगर वेलोसिटी है तभी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये बॉडी में जो भी मूव कर रही है उसमें पोजीशन की वजह से होती है, ठीक है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आगे पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर टू टाइप्स होती हैं, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी होती है। अगर हाइट की वजह से कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mgh के इक्वल। और अगर हमारे पास क्या है कि किसी स्ट्रेचिंग की वजह से या कंप्रेसिंग की वजह से कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला इसके इक्वल होता है हाफ के x का स्क्वायर के इक्वल होता है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि प्रूव करना है कि वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, ठीक है। तो अब हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी है और डी की। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये आ जाएगी, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम में होता है। अब इन दोनों की वैल्यू एफ डी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अब यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिए, ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। इसको एम हाफ एम को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कहते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप लोगों ने करना है तो वो कैसे आएगा, जो डी की वैल्यू है वहाँ पे आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हमने करना कैसे है कि W किसके इक्वल होता है, एफ डी के इक्वल होता है। एफ डी जो पोजीशन वर्टिकल के लॉन्ग होती है और जो वेट की फोर्स होती है वो mg होती है, हाइट एच एफ माइनस एच आई, ठीक है। तो इसको अगर सेपरेट कर दें तो mg एच एफ माइनस mg एच आई आ जाएगा। mg एच एफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इस तरह से इसका सेकंड प्रूफ है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन, द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ की सरफेस पे किसी ऐसे पॉइंट तक ले जाते हैं जहाँ पे जो पॉइंट इन्फिनिटी हो, जहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी सपोज करें यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाहर वाला कोई भी पॉइंट ले लें वो इन्फिनिटी सपोज होगा। जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी जहाँ पे नहीं मौजूद होती वो पॉइंट इन्फिनिटी ही सपोज किया जाता है। अब इस अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें इस फील्ड से बाहर ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद अब कैलकुलेशन इसकी करनी है। कैलकुलेशन करने से पहले हम देखें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ से वो दूर जा रहा है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको n इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। जो स्मॉल m क्या है, ये मैस ऑफ द बॉडी है, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है। जो r1 है वो 0.1 तक का फासला होगा, r जो 0.2 तक का उसका फासला है, ठीक है। अब देखेंगे ये अर्थ है, ठीक है। अब सपोज कर लें कि जो यहाँ तक ग्रेविटी जो है वो एंड हो गई है, ठीक है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके ले हैं कि गए हैं 0.1 तक, जो इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो r1 बनेगा, और 0.2 तक अर्थ के सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो r2 बनेगा, ठीक है। और इनके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा r से शो करते हैं। तो डेल्टा r किसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने दो यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं। एक तो इन दो पॉइंट्स के मिड डिस्टेंस, अर्थ के मिड, एक सेकेंड, अर्थ के मिड से इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो पोर्शन है, एक तो उसका फासला निकालना है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दूसरा इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये जो दो स्टेट्स हैं, दो पोर्शन है, इन दोनों के दरमियान का हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो चलें पहले मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कहाँ पे, जो डिस्टेंस है स्टेप्स के दरमियान में और सेंटर ऑफ द अर्थ, इनके दरमियान में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम दोनों डिस्प्लेसमेंट को प्लस करके और टोटल नंबर पर डिवाइड कर देते हैं, जिसे आप लोग एवरेज
डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह से निकाला जाता है, R=R1+R2/2 आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज कितना है, डेल्टा आर फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है वो 2 का पॉइंट है, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, वो 1 का पॉइंट है, ठीक है। तो R2-R1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस फार्मूला में से R2 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब R1 में प्लस होगा तो 2R1 बन जाएगा प्लस डेल्टा आर एज इट इज़ बाई 2 आ गया। अब इसको सेपरेट कर दें, 2 को जो बटा में 2 आ रहा है इसको इसके साथ सेपरेट कर दें, इसके साथ सेपरेट कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए, हमने कहा है कि हमने वर्क डन करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम वर्क डन के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक एफ आता है और दूसरा डी कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो मुझे एफ़ निकालना है। एफ़ की जो फार्मूला होता है वो G/m/r² होता है। तो इसमें जो ये r² का फैक्टर आ रहा है मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे r निकाल लिया है। अब इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे अप्लाई करूँगी। अब दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर अप्लाई किया है, स्क्वायर को प्लस के स्क्वायर को ओपन करें, इस चीज़ की इक्वल आ जाता है। अब ये फैक्टर हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आती है वो उसका आंसर उतना ही छोटा आता है। तो हमने ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नेगलेक्ट कर देना है। इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है। तो r² का आंसर क्या रह जाएगा, इस चीज़ के इक्वल रह जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ से अगर R1 कॉमन ले लें, यहाँ पे एक तो मेथड ये है जो ये किया हुआ R1 का स्क्वायर एज इट इज़, और R1 डेल्टा आर की वैल्यू हमने डेल्टा आर निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल R2-R1, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब क्या करना है कि R1 का स्क्वायर एज इट इज़, इस R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक दफ़ा R1 R2 आ जाएगा माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास R² का आंसर आएगा वो R1 R2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी जो R² का आंसर आया इसको इस फोर्स के फार्मूला में पुट कर दें तो कुछ इस तरह की कोई ना आ जाएगी। इस R² की जगह पुट करेंगे तो फिर अब हमने तो वर्क डन निकालना था F.Δr, ठीक है। F.Δr जो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान 1 और 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा आर से लिखा है। तो डिस्टेंस = डेल्टा आर आ जाएगा, F.Δr। अब देखें डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, डेल्टा आर अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो इनके दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, cos 180 डिग्री बन रहा है। डॉट बॉर्डर हटाएंगे cos आ जाएगा और एंगल 180 डिग्री बन रहा है। जब आप ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन का -F.Δr आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वर्क करना है कि जो हमें वर्क स्टेट 1 स्टेप 1 से स्टेप 2 तक जाने के लिए करना पड़ा, फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे 2 स्टेप से 3 तक जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, फिर 3 से 4 तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। पहले हम सॉल्व करते हैं 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा है। तो f की वैल्यू अभी हमने निकाली, किसकी इक्वल आई थी, f = आया था -G/m ओवर ये स्मॉल m है, ठीक है, R1 R2 आ जाएगा, ठीक है। तो -G/m कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर देती हूँ कि देखें ये इस तरह से करना है, W = फोर्स की जगह -G/M स्मॉल m बाय R1 R2 और डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा, R2 - R1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें -G/m बाहर रहने दें, R2 के साथ डिवाइड कर दें R1 R2 को, और R1 के साथ भी डिवाइड कर दें R1 R2 को। यहाँ पे क्या होगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 कैंसिल हो जाएगा। देखें अब ये देखें यहाँ पे R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R1 बचेगा, यहाँ पे 1/R2 बचेगा। तो देखिए 1 से लेके 1 स्टेप से 2 स्टेप तक जाने के लिए हमें ये वर्क डन करना पड़ा है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम 2 से 3 का स्टेप करें, देखें 2 से 3 तक का, ठीक है। तो सिंपली -G/m एज इट इज़, साथ में 1/R1 की जगह 1/R2 आ जाएगा और 1/R2 की जगह 1/R3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अप टू n नंबर्स तक हमने वर्क डन निकाल लेना है, ठीक है। तो ये 2 से 3 तक का निकालिए, n-1 से n स्टेप लास्ट स्टेप भी हमने वर्क डन निकाल लिया। टोटल वर्क डन तमाम वर्क का सम करेंगे, तमाम वर्क की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे एक और बात गौर करेंगे, यहाँ पे देखें ये 1/R2 यहाँ पे माइनस का है, अगले स्टेप में प्लस का आएगा, ठीक है। उससे मीन्स कहने का मतलब ये है कि दरमियान वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कौन कौन सा फैक्टर रह जाएगा, एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया, W टोटल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये कंडीशन है
कि हमने उसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को अर्थ से डिस्प्लेस कराना है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी का पॉइंट आपको पता है उसका आंसर 0 आता है। तो अब हमने सपोज कर लेना है कि जो आर एन है वो मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और जब आर एन इन्फिनिटी पे शिफ्ट किया है तो 1/Rn इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का जगह 0, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमारे पास डब्ल्यू टोटल का आंसर ये रह गया। अब ये जो डब्ल्यू टोटल है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो किया जाता है। R1 को सिंपली R1 लिख दें, या सिंपली सिर्फ R भी लिख सकते हैं आप लोग, जनरल फॉर्म अगर लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, या यूँ कह लें ये वो वर्क डन है जो कि हमें करवाना पड़ा है अर्थ से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाने के लिए। अब उसके बाद अब ये शो क्या कर रहा है, अब ये शो ये कर रहा है कि देखें जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एनर्जी का आंसर भी मैक्सिमम होगा। कैसे कि देखें कि अगर बॉडी मूव कर रही है, आर इंक्रीज़ करेगा तो यू भी इंक्रीज़ करेगा। कैसे कि क्योंकि लेस नेगेटिव बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल है 1/2 की और एक एग्जांपल है 1/5 की। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है, तो माइनस में आंसर है, यहाँ पे आएगा -0.5 और यहाँ पे आएगा -0.2। तो देखें अब 5 डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है बट आंसर क्या आया है, लेस नेगेटिव आया है। लेस नेगेटिव का मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, बट आंसर क्या आया है, मोर नेगेटिव आया है। तो मोर नेगेटिव का मतलब है कि जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाह रही हूँ कि देखें डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो यू बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो जो आंसर आएगा वो मोर नेगेटिव आएगा, और मोर नेगेटिव का मतलब है एनर्जी क्या है, कम है। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। और नेगेटिव साइन का ये भी मतलब होता है कि ये जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव हैं और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का होता है मतलब कि इनिशियल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, ठीक है। मीन्स कि अर्थ है, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो इस ग्रेविटी से बाहर निकल गया है तो हम कहते हैं वो इन्फिनिटी पॉइंट पे चला गया है। इनिशियल वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड किया वो उस फील्ड से बाहर निकल गया है, तो इस तरह की जो वेलोसिटी होती है उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो दोबारा से किस पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर अर्थ पे वापस आ गया है तो वो किसकी वजह से आया, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आया है। अगर हम थोड़ी सी और वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो वो कुछ और ज़्यादा हाइट कवर करेगा, लेकिन हमने उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है कि वो दोबारा ग्राउंड पे वापस ही ना आ सके, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अब अर्थ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है अभी हमने निकाला, लास्ट जो आर्टिकल है उसके अंदर वो इसके इक्वल आया था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इसका मतलब है इंक्रीज़। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इंक्रीज़ आता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइनल माइनस इनिशियल निकालनी है। तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे कोई भी चीज़ 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आना, यहाँ पे माइनस, उसके बाद इनिशियल कितनी है, इसके इक्वल है। तो ये टोटल आंसर पोटेंशियल एनर्जी का इतना आ गया, ठीक है। इनिशियली वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम कहते हैं इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है उसकी इक्वल आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज इतना आया है और वो किसकी इक्वल थी, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और जो इंक्रीज़ आया पोटेंशियल एनर्जी में वो इसकी इक्वल है। तो v एस्केप हमने निकालनी है, मतलब हम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाए। तो हमने ये एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है और उसकी वैल्यू भी निकालनी है। ½ mv एस्केप² gmm/r। स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, v एस्केप को इधर ही रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएँ। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखें अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी पे है, तो उस पर एक तो ये फोर्स भी एक्ट कर रही होती है, दूसरी वेट की फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। ये दोनों इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, दोनों के इक्वल रखेंगे, लिखने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो gm की हमने वैल्यू निकालनी है, अगर आप gm की वैल्यू ये आ गई है तो अभी हमने जो v एस्केप निकाला है वो किसके इक्वल आया है, G⁻m/r, ठीक है, 2G⁻m/r की इक्वल। अब gm की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दें, पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक r² एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब इस फार्मूले से हम
क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला डिफाइन करता है कि वी इस्केप का आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करने के बाद अब इसकी वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू इतनी होती है, अर्थ का रेडियस इतना होता है, पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब वी इस्केप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के साथ आप थ्रो करें तो वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा बाहर, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको पढ़ने से पहले आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हाइट पे है तो उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वही चीज़ ग्राउंड पे आ जाए तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर कोई दरमियान का स्टेप ले लें तो वहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हाइट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्राउंड पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, और दरमियान का पॉइंट ले लें तो वहाँ पे इन दोनों का सम एग्जिस्ट करेगा। बट टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पे कांस्टेंट रहेगी, मींस के कंजर्व रहेगी। लाइक अगर यहाँ पे हाइट पे mgh है तो मिड पॉइंट पे भी mgh ही होगी, और जो ग्राउंड है उस पर भी mgh ही होगी, ठीक है। मींस के देखें कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम है हाइट पे तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है यहाँ पे ज़ीरो हो। ये इनके आपस में आंसर मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी क्या रहनी है, वो हर पॉइंट पे सेम रहनी है। तो हमने यही प्रूव करना है कि कंजर्व रहती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। अब हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो करवा रहे हैं डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड हम उसको थ्रो करवाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का हमने क्या निकाल लेना है, हमने उसका निकाल लेना है पोटेंशियल एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखें कि ई टोटल ई ए किसके इक्वल आएगी, ए पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हाइट पे मैक्सिमम क्या होती है, वेट की फोर्स mg की इक्वल आ जाएगी, और हाइट पे है तो h आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, v वेलोसिटी इनिशियली वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जीरो का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल ई ए पॉइंट पे एनर्जी हमारी क्या आ गई, mgh आ गई, ठीक है। उसके बाद अब ई बी पे हमने निकालनी है। ई बी पे हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखें, ई बी पे हमने इस डायग्राम को पहले समझे थोड़ा सा कि अब हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया यहाँ से बी पॉइंट तक आ गया, ठीक है। बी पॉइंट तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया है h, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है किसके इक्वल, mg। वेट तो वही रहेगा। अब हाइट में से अगर x का फैक्टर माइनस कर दें तो इतना चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अब हमने कैसे निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं, फिर ई टोटल भी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी बी का स्क्वायर होता है। यहाँ से आपने वी बी का स्क्वायर निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे वी एफ एक साइड पे कर लें, बाकी वैल्यूज एक साइड पे करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि फाइनल पॉइंट कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम वी बी लिखेंगे और इनिशियल पॉइंट की जगह हम वी ए लिख देंगे, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे है तो यहाँ पे वी ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फाइनली वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए अब वी एफ स्क्वायर की जगह वी बी का स्क्वायर आ जाएगा, टू ए अब वर्टिकली मूव कर रहा है, ए की जगह जी आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स आ जाएगा। वी आई इनिशियली रेस्ट पे है वो जीरो आ गया है, तो वी बी का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम एज इट इज़ वी बी के स्क्वायर की जगह टू जी एक्स आ गया है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया है, एम जी एक्स आ गया। अब ई बी निकालनी है। ई बी किसके इक्वल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स आ गया और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली एम जी एक्स की इक्वल है। इसको ओपन करके लिखें एम जी एच, एम जी एक्स और एम जी एक्स आ जाएगा। माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे एम जी एच आ गई है, ठीक है। तो अब ए पॉइंट की भी एम जी एच आई है और बी पॉइंट की भी एम जी एच आई है। अब हमने सी पॉइंट की कैलकुलेट करनी है। तो सी पॉइंट की देखें, एक सेकेंड, सी पॉइंट की कैलकुलेट करने से पहले थोड़ी सी डायग्राम को देखें। ओके यहाँ पे देखें, अब इनिशियल पॉइंट वी ए है जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। फाइनल पॉइंट वी सी है जो कि हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें ई सी हमने मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, एक तो ग्राउंड पे है, दूसरी ग्राउंड के अलावा यहाँ पे देखें कि ग्राउंड पे हाइट ज़ीरो हो गई है। एम जी हाइट की जगह अगर आप ज़ीरो पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ओके
अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे। तो ई ए पोटेंशियल एनर्जी एम जी एज इट इज़, और हाइट का फैक्टर जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ एम वी बी का स्क्वायर, सॉरी वी सी का स्क्वायर। अब वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालनी है तो यहाँ पे देखें कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, जो कि आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a टी माइनस वी आई का स्क्वायर। अब वी एफ का स्क्वायर वी सी का स्क्वायर है, 2a की जगह g आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल है वो आ गया है, और वी आई की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर वी सी स्क्वायर का आ गया 2gh। अब इसको हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह अभी आंसर हमारा क्या आया था, आंसर हमारा आया था 2, चलें इसको नेक्स्ट देख लेते हैं कि आंसर क्या है। ओके, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो वी बी का यहाँ पे वी सी का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे वी सी का स्क्वायर 2gh के इक्वल आ गया। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा। ई सी निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल आ गया। तो देखें ई सी पॉइंट पर भी एम जी एच ही है। तो देखें कि इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ई ए हो गया पॉइंट, ई बी पॉइंट हो गया, या ई सी पॉइंट है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, बट टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर एब्सेंस है किसकी, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की एब्सेंस होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम मूव करा रहे हैं उसमें डाउनवर्ड, तो अगर लॉस आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वो इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है। तो हाइट h1 में से h2 फैक्टर माइनस कर दें, और यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी टू स्क्वायर से v1 स्क्वायर ऐड कर दें, यहाँ पे कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला आ जाएगा कब, जब क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस होगी, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी, तब जितना लॉस आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो किसके इक्वल होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। तो गेन आ ही रहा है, बट कुछ पोटेंशियल एनर्जी का पोर्शन लॉस हो जाएगा वर्क डन करने के लिए अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के फैक्टर क्या होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी के इक्वल होता है, फ्रिक्शन के फोर्सेस को स्मॉल एफ से, और डिस्प्लेसमेंट हाइट का लॉन्ग कवर होता है, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो हाफ एम स्क्वायर में ये फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। तो ये फार्मूला तब है जब फ्रिक्शन की, जब एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन के, ठीक है। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोगों ने याद रखना है। लास्ट आर्टिकल आ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, गैर रवायती एनर्जी सोर्सेज जिनको हम मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एनर्जी के बहुत बड़ी सोर्सेज हैं बट हम उनको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारी जो जितनी भी कायनात है वो ना ही न्यू बन रही है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी क्या है, वो कंजर्व है, ठीक है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील ज़रूर हो सकती है बट ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एनर्जी की टाइप्स होती हैं काइनेटिक, पोटेंशियल, जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो मूवमेंट की वजह से होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के फर्दर टाइप्स हैं थर्मल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से होती है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से होती है, और जो एनर्जी के पार्टिकल मूव करते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। स्टोर एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, फूड और फ्यूल्स वगैरह में जो होती है केमिकल एनर्जी होती है, इलास्टिक जो भी स्ट्रेचिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इलास्टिक एनर्जी होती है, और न्यूक्लियर एनर्जी किसके अंदर होती है, न्यूक्लियर एटम वगैरह के अंदर, इनके अंदर जो होती है ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये जो सोर्सेज इतने कॉमन नहीं है, यूज़ नहीं किए जाते इतने कॉमनली। सबसे पहले हैं टाइड्स। टाइड्स की जो फोर्सेस, जो टाइड्स बनती हैं ओशन वगैरह में, वो किस वजह से बनते हैं, वो मून की पुल की वजह से बनती है। लेकिन जो अर्थ है उसकी अपनी ग्रेविटी है, मून है उसकी अपनी ग्रेविटी है, हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, ठीक है। हर स्टार की, प्लैनेट की, जो भी ये चीज़ें हैं सारी, उनकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो देखें कि जो टाइड्स क्रिएट होती हैं वो किसकी वजह से होती है, वो मून के पुल की वजह से क्रिएट होती हैं, और दिन में 2 मरतबा बनती हैं, ठीक है। सी के अंदर ये जो टाइड्स हैं ये दिन में कितनी मरतबा बनती हैं, 2 टाइम्स बनती हैं, और ये किस वजह से बनती है, जो मून की कशिश होती है, जो चांद होता है ना वो क्या कर रहा होता है, उसकी फोर्सेस पानी की लहरों को अपनी तरफ खींच रही होती हैं, जिसकी वजह से ये टाइड क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को इसके एनिमेशन में दिखाई थी। जैसे जैसे ये जो मून है वो अर्थ की तरफ आएगा तो ये जो
पानी का लेवल है ये इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगा तो ये पानी का लेवल दोबारा से क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने शो करवाया था, आप लोगों को एनिमेशन दिखाई थी कि पानी का लेवल अगर कोई हाई टाइड होती भी है तो वो कितने मीटर तक हाई हो सकती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर तक हाई हो सकती है। ये देखें इस तरह की होती हैं टाइड्स। इस तरह की जो टाइड्स होती हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा इनका यूज़ होता नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि देखें, इस एक्सप्लेनेशन को मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनिशियली ये रेजरवायर है जिसमें हमने पानी स्टोर किया हुआ है, ये ओशन है जिसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है, दोनों का लेवल सेम है। होगा क्या कि अगर मून इस साइड पे आ गया है तो इस साइड की लहरें इंक्रीज़ कर जाएंगी, ठीक है। जैसे ही इस साइड का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ये इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट होगा, ओशन की तरफ जाएगा, रेजरवायर से ओशन की तरफ जाएगा और टरबाइन चल जाएगी, और टरबाइन जब चलेगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों का लेवल दोबारा से सेम ना हो जाए। अब चांद ने घूमते हुए फिर अगर वो ओशन साइड पे आ गया है तो इस साइड की लहरें क्या होंगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब इन लहरों ने ओशन से रेजरवायर की तरफ मूव करना है और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक लेवल सेम ना हो जाए। देखेंगे यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो ये प्रोसेस जो होता है 2 मरतबा रिपीट होता है। एनर्जी फ्रॉम वेव्स की जो एनर्जी होती है, जो हवा की लहरें, देखें जो टाइड्स की एनर्जी होती है वो मून की पुल की वजह से होती है, और जो वेव्स की एनर्जी होती है वो ये जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से ये जो वेव्स बनती हैं वाटर के ऊपर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। लाइक देखेंगे जो समंदर की सरफेस होती है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहती, वो इस तरह से अप एंड डाउन मूव करती ही रहती है। उसके बाद ये देखें, ये विंड एनर्जी की टाइप है कि यहाँ पे विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और डिवाइस है, सॉल्टर डक डिवाइस है, ठीक है, उसको भी यूटिलाइज़ करके हम वेव्स की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टोटल इसके 2 पार्ट होते हैं, डक फ्लोट होता है, बैलेंस फ्लोट होता है। डक फ्लोट मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से वो जो लहरें हैं उनकी वजह से वो प्लेटें आगे पीछे हरकत कर रही होती हैं, प्लेटें आगे पीछे हरकत करती हैं, तो उनकी मूवमेंट से जो एनर्जी होती है वो हम टरबाइन को प्रोवाइड करके जनरेटर चला के हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर हम लोग चला सकते हैं, और बैलेंस फ्लोट मूव नहीं करता है, ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखें ये वाला सारा पोर्शन कौन सा है, बैलेंस फ्लोट है, और ये वाली जो प्लेटें हैं ये सारी क्या हैं, ये डक फ्लोट हैं, ये आगे पीछे हरकत कर रही होती हैं, जिसकी वजह से टरबाइन वगैरह चला के उसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं। सोलर एनर्जी क्या है, सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये सोलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। और क्या होता है, ये किसी भी वाटर को अगर हम लोग लेंस वगैरह यूज़ करें, ये डिवाइस देखें, इसका ये जो सारे का सारा रीजन होता है ना, ये ब्लैक होता है। और आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है ना, वो मैक्सिमम जो पावर ऑफ एनर्जी होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पाइपलाइन लगी हुई है आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ पे हम यहाँ से अगर कोल्ड वाटर भेज रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पे सन है, इससे ये क्या करेगा, रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ब्लैक प्लेट होती है, अब्जॉर्ब करेगी। जो भी पानी इस पॉइंट पे आ रहा है उसको गर्म करके दोबारा से वो क्या करेगा, टरबाइन वगैरह स्टीम प्रोड्यूस कराएगा। उस स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन वगैरह को चला के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना, अप टू ये 70 डिग्री सेल्सियस को मतलब इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता है, और उसको हम लेंस वगैरह यूज़ करके हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसके एनिमेशन में आप लोगों को शो करवा चुकी हूँ। उसके बाद सन क्या है, मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। देखिए सपोज कर लें ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और यहाँ पे है सन ने जितनी एनर्जी अर्थ की तरफ भेजनी है वो किसकी इक्वल होती है, वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। जैसे ही ये सन की, इसको सोलर कांस्टेंट भी कहा जाता है, अक्सर एमसीक्यूज के लिए आ जाता है कि सोलर कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो सन ने इतनी ही ऑल द टाइम इतनी ही एनर्जी भेजनी है। जैसे ही एनर्जी एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एनर्जी का कुछ पोर्शन लूज़ हो जाता है। तो अर्थ को जो रिसीव होगी ना वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की कुल रिसीव होगी। जो 0.4 पोर्शन है वो इन डस्ट पार्टिकल्स, इन फ्रिक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग होगी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि अर्थ सोलर कांस्टेंट इतना प्रोवाइड करता है, इन सारी एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, इन सब चीज़ों की वजह से वो पोर्शन लूज़ हो जाता है, और हमें जो अर्थ रिसीव होती है वो इसके इक्वल होती है। उसके बाद फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि ये जो हम लोग यूज़ कर रहे थे प्लेटें वगैरह, तो ये क्या करेंगी, पहले सन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके पानी को गर्म करेंगी। पानी को गर्म करने के बाद क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। उस स्टीम से टरबाइन चलेगी। टरबाइन के बाद
क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, जनरेटर वगैरह चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। फोटोवोल्टाइक सेल का ये बेनिफिट है कि ये डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सीधा वो क्या करेगा, सनलाइट को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बनी किसकी होती हैं, ये सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं, चिप्स वगैरह होती हैं जो कि जो सनलाइट को रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद इसकी एनिमेशन भी मैंने शो करवाई थी, वो जो जब सन की लाइट होती है वो सिलिकॉन पे पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाते हैं। जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। और ये लॉन्ग लाइफ टाइम होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये देखें कि सनलाइट, ये जो पैनल्स होते हैं, ये जो इतनी ज़्यादा प्लेट्स रखी हुई हैं, ये क्या करेंगे, सनलाइट को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लाउडी डेज़ में जो निकल कैडमियम की बैटरीज होती हैं उनको यूज़ किया जाता है सनलाइट की एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज़ करने के लिए। और ये कैलकुलेटर्स और इन सारी चीज़ों में भी क्या होती हैं, ये सनलाइट्स को यूज़ करके हम अपने एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो सेटेलाइट वगैरह के साथ भी ये जोड़ के हम क्या कर सकते हैं कि मशीनरी वगैरह इस तरह की जो निकल कैडमियम बैटरीज हैं उनको यूटिलाइज़ करके जो सनलाइट है उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी फ्रॉम बायोमास है। ओके, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, देखें कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल में नहीं आ सकते, जो चीज़ें ज़ाया होने वाली होती हैं उनको हम यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम उसकी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि देखें कि जो वेस्ट मटेरियल के ज़रिए दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंबशन, दूसरा होता है फर्मेंटेशन। अब डायरेक्ट कंबशन क्या होता है, एक कंटेनर लें, उसके अंदर क्या करें, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको इसके अंदर डाल के इग्नीट कर दें, यानी कि जला दें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन सारी चीज़ों को जला के हम उससे जो हीट मिलेगी हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो किसी बॉयलर को प्रोवाइड करेंगे और वो बॉयलर में जो पानी है वो हीटअप होकर स्टीम प्रोवाइड करेगा और स्टीम से हम क्या करेंगे, टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कंबशन का मेथड है कि वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जलाने के बाद हमें क्या करना है कि उसकी हीट को बॉयलर को प्रोवाइड करना है, जो भी बॉयलर लगे हुए होते हैं वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम प्रोवाइड कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा देंगे। ये तो था डायरेक्ट कंबशन का मेथड। फर्मेंटेशन का क्या मेथड है कि कोई भी हमारे पास, ये देखें इस तरह का बॉक्स है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने ये काम करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल इस ब्लॉक के अंदर रख दिए हैं, रखने के बाद उनको गलने एंजाइम्स का या बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करके हम इसको गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जब वो गलेंगे, सड़ेंगे, सड़ने के बाद उनका क्या होगा कि उनमें से कुछ गैसेज रिलीज़ होंगी और कुछ जो मटीरियल है वो बच जाएगा। अब इसको देखें ज़रा, ये जो सारे का सारा प्रोसेस वो है, सॉरी, ये सारे का सारा मटीरियल वो है जो कि हमने गलने सड़ने के लिए रख दिया है। ये गले सड़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये गैस इसमें से एक प्रोड्यूस होगी जिसको हम बायोगैस कहते हैं। और वो बायोगैस अक्सर कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होती है, मीन्स कि ये जो कुकिंग वगैरह के लिए हम सुई गैस यूज़ करते हैं वो इसी प्रोसेस से भी तैयार की जा सकती है। और दूसरा, जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जो गैस प्रोड्यूस हो गया उसको तो हमने कुकिंग के लिए यूज़ कर लिया, और जो बाकी का बच जाएगा मटीरियल उसको हम फर्टिलाइज़र, खादें वगैरह तैयार करके तो उसको हम अपनी फसलों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट कूड़ा वगैरह होता है हम उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके हमने जमा कर लिया, जमा करने के बाद वो जो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो हम किसी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कंपनियों को जो कि इनको यूटिलाइज़ करके क्या करेंगी, इनको हम काम में ला सकते हैं, इनकी हीट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने फिर क्या करना है, ये जो कंपनी वाले हैं इन्होंने इस सारे को मटेरियल को यूज़ करना है, ठीक है, रिफाइन करना है, जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। करने के बाद अब इसमें से जो फ्यूल है वो जनरेट होगा और गैस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जो कि हम अपने पर्पसेस के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनकी एनर्जी को। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है, ज़मीन के इनसाइड जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और जियोथर्मल एनर्जी में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, देखें कि जो ज़मीन के अंदर बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती हैं जो कि मुसलसल रेडिएशन एमिट करती रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ,
अर्थ के नीचे 10 किलोमीटर तक मोल्टन फॉर्म में जो लावा होता है, ठीक है, मैग्मा की फॉर्म में जो लावा है वो प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, अगर हम उस टेम्परेचर को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी पर्पजेज़ को पूरा किया जा सकता है। लाइक अब देखें, ये अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर है, जो सेंटर वाला पार्ट है उसको कोर कहते हैं और कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। उसके ऊपर वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं और उसके ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जो क्या है कि ये जो मैग्मा है यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम इसको यूटिलाइज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने एनर्जी पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दरमियान वाला पार्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, उसके ऊपर वाला उससे कम टेम्परेचर होता है और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखें कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। अब सपोज़ कर लें ये जो ज़मीन के इन साइड यहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो मैग्मा प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे कि पानी को, कोल्ड वाटर को यहाँ पे भेजेंगे। भेजने के बाद वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होगी और उसी हॉट वाटर को की स्टीम को हम क्या करेंगे, फैक्ट्री वगैरह में यूटिलाइज़ करके टर्बाइनें वगैरह चला के हम अपने एनर्जी पर्पजेज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन मटीरियल्स। कंप्रेशन मटीरियल्स में क्या आ जाता है कि देखें कि ज़मीन के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लावा प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो लावा इतनी, मतलब उस लावे की हीट को हम अपने पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये मैंने बताया कि अगर हम लोग उसको वाटर को भेजें नीचे, भेजने के बाद हम उसमें स्टीम प्रोड्यूस कराएं, टरबाइन चला के उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से करवा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जहाँ पे, जिन इलाकों में ये जो वॉल्केनिक जो मैग्मा वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब कि वो अर्थ के इतना नीचे नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज़ करें यहाँ पे ये सारा मैग्मा प्रेजेंट है और उसके ऊपर पानी का कोई चश्मा है, ठीक है, तो वो पानी का चश्मा क्या होगा कि वो एक इतने प्रेशर के साथ वो पानी बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। यानी कि उनको हम ग्लेशियर भी कहते हैं। वो क्या करेंगे, चश्मे वहाँ से क्या होगा, एक हाई प्रेशर के साथ वो बाहर गर्म पानी निकलता है। अगर हम उस गर्म पानी की हीट को भी यूटिलाइज़ करके हम अपने पर्पसेस, एनर्जी पर्पसेस को पूरा कर सकते हैं। एक फ़र्क क्या होता है, रॉक्स होती हैं होल्डिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रखती हैं और उनमें से जो पानी है वो एक हाई प्रेशर के साथ बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वाफायर कहते हैं। ये देखें, ये मैंने शो भी करवाया है कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो वाटर सरफेस है, वो वाटर क्या होगा, इतना हीटअप हो जाएगा कि वो प्रेशर, वो जो टेम्परेचर है उसको बियर नहीं कर सकेगा। तो ठीक है, तो वो जब बियर नहीं करेगा उस टेम्परेचर को, तो क्या करेगा, एक हाई प्रेशर के साथ वो उस अर्थ से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।